अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गुजराती के लास्ट पीरियड में हमने नवसर्जनी वाटे काव्य पढ़ी थी, उसके क्वेश्चन आंसर भी देखे थे। उम्मीद करती हूँ कि आपने नोट में लिख लिए होंगे। अब आज आगे बढ़ते हुए हम काव्य 8 आभार पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आभार का अर्थ क्या होता है। आभार का अर्थ होता है शुक्रिया, धन्यवाद। जब हमारी कोई मदद करता है या हमें अपनेपन का एहसास दिलाता है तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये जो काव्य है जिसका साहित्य प्रकार है सोनेट, और सोनेट की खासियत क्या है कि वो 14 पंक्ति की होती है। ये आपको याद रखना है। ये एक वाक्य के सवाल जवाब में ये प्रश्न आता है कि સોનેટમાં સોનેટનું બંધારણ શું છે या સોનેટ કેટલી पंक्तिनी હોય છે। तो आपको याद रखना है कि सोनेट 14 पंक्तिनी હોય છે। जैसे हमने पहले पद देखा, गीत देखे, हास्य निबंध देखा, नवलकथा खंड देखा, तो ऐसे ही इसका साहित्य प्रकार सोनेट है। ये एक काव्य है यानी नज़म। तो आभार का अर्थ बताते हुए यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि हम किसी का शुक्रिया अदा करते हैं, किसी को धन्यवाद कहते हैं, तो हम आभार प्रकट करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ जो कवि है, कवि का नाम है नटवरलाल कुबेरदास पंड्या। इनका उपनाम यानी तखल्लुस है उष्णस। ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो कवि नटवरलाल कुबेरदास पंड्या है वो यहाँ आभार प्रकट करते हैं, लेकिन किसका? तो प्रकृति का। किस प्रकार इंसान ने अपने मतलब के लिए प्रकृति को नुकसान पहुँचाया है, उसे ख़त्म करने की कोशिश की है, लेकिन प्रकृति अभी भी इंसान से किसी न किसी तरह जुड़ी हुई है। इस बात का एहसास करते हुए कवि उष्णस जो है वो यहाँ प्रकृति का आभार व्यक्त करते हैं, और बहुत ही सुंदर और सरल भाषा में उन्होंने हमारे सामने ये बात रखी है। कवि के बारे में परिचय हासिल करेंगे। नटवरलाल कुबेरदास पंड्या उष्णस, जिनका तखલ્લુસ उपनाम है, નો જન્મ વડોદરા જિલ્લાના સાવલી ગામે થયો હતો। તેમણે અધ્યાપક અને આચાર્ય તરીકે કામગીરી કરી હતી। પ્રસૂન, નેપથ્ય, આદ્રા, મનોમુદ્રા, તૃણનો સંગ્રહ, સ્પંદ અને છંદ, કિંકિણી, ભારત દર્શન, અસ્વસ્થ, રૂપના લય, વ્યાકુલ વૈષ્ણવ, પૃથ્વીને પશ્ચિમ ચહેરે અને शिशुलोक તેમના કાવ્ય સંગ્રહો છે। जो आप यहाँ देख सकते हो, ये सभी उनकी कृतियों में से गिनी चुनी यहाँ आपको बताई गई है। તેમની સમગ્ર कविता समस्त कविता नामे प्रकट थई है। उन्होंने जितना भी कविता में अपना योगदान दिया है वो सभी पूरी कविता समस्त कविता नाम के ग्रंथ में प्रकट हुई है। सदमातानो खाचो તેમની स्मरण कथा छे। ये जो यहाँ आप देख सकते हो, सदमातानो खाचो, ये उनकी स्मरण कथा है। તેમણે રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્રક, गुजरात साहित्य अकादमी और साहित्य अकादमी दिल्ली पुरस्कारों यानी इस प्रकार उन्हें अलग अलग पुरस्कार इनामों से भी नवाजा गया है। अब ये काव्य में कवि क्या कहना चाहते हैं उसका टूक में मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हो कि किस प्रकार ये एक पक्षी है और घर की छत के किसी कोने में उसने अपना घोंसला बनाया है। यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ भी चिड़िया नज़र आ रही है। सोनेट काव्य स्वरूप में कवि पोतानी अनुभूति 14 पंक्ति मर्यादा में व्यक्त करते होय छे। देखिए यहाँ सोनेट की खासियत बताते हुए बता रहे हैं कि सोनेट का जो काव्य स्वरूप है उसमें कवि जो अपना अनुभव है, अपनी जो ख्यालात है वो 14 पंक्ति की लिमिटेशन में पेश करता है। અને अंतिम 2 पंक्ति में काव्य की जो अंतिम आखिर की 2 काव्य पंक्तियाँ है उसमें समग्र काव्य भाव व्यक्त करती असरकारक चोट सिद्ध करता है छे। यानी पूरे काव्य का भावार्थ आखिर की 2 पंक्तियों में आ जाता है। आ सोनेट में कविए आधुनिक यंत्र युग ने चित्रात्मक रीते मूक्यो छे। यानी जदीद वक्त में इंसान कैसा हो गया है
ये जो यंत्र युग है, मशीनरी का युग जो है, उसमें कैसे इंसान प्रकृति को भूल गया है, इसका बहुत ही सुंदर चित्रात्मक वर्णन यहाँ कवि ने हमारे सामने किया है। मानव जाते कुदरती मोह फेरवी लीधु छे, जैसे मैंने आपको बताया कि इंसान जो है उसने कुदरत की तरफ से अपना मुँह फेर लिया है, पण कुदरते तेनो आदिम महिमा गुमाव्यो नहीं। लेकिन कुदरत ने जो है वो अपना इंसान के प्रति जो उसका महिमा है, महत्व है, वो गवाया नहीं है। कवि प्रकृति तरफ आभारनी लागणी व्यक्त करे छे। कवि जो है वो प्रकृति की तरफ आभार यानी कि शुक्रिया अदा करते हैं प्रकृति का। काव्यनी प्रथम पंक्ति में ज कवि लखे छे, अमे तो आकाशो भणी पीठ करी ने करी थी ने भीत चणी हती। क्या कहते हैं कि हमने तो आकाश की तरफ, आसमान की तरफ पीठ कर दी थी और एक दीवाल, भीत यानी दीवाल, चणी हती यानी बना दी थी। અમારા ઘરની છેક ભીતર હજુ પણ કબૂતરો, હોલા અને ચકલીઓ આવે છે। રસોડામાં તેમના द्वारा पड़ता तणखला, तणखला यानी तिनके छोटे छोटे, जिससे वो अपना घोंसला बनाते हैं पक्षी, तेमने चीची, टहुका અને ખરેલા પીછાઓથી કવિને ખૂબ સારું લાગે છે। હજુ સારું છે કે ભીતની તરડમાં પૂછ્યા વગર જ ઘાસ ઉગે છે। આમ માણસે ઊભી કરેલી કૃતક કઠોર ભીતોને તોડીને પણ પ્રકૃતિ તેની પાસે દોડી આવે છે। અંતિમ બે પંક્તિઓમાં આખા કાવ્યની ચોટ ધારદાર રીતે વ્યક્ત કરતા કવિ લખે છે, માટીએ તેમના હજી પેલા આદિમ મૂળો સાચવી રાખ્યા છે, જેથી વાડ છોડે પ્લાસ્ટિકના ફૂલો ખીલતા નથી। માણસ ભલે બદલાયો પણ પ્રકૃતિ તેના ગુણધર્મો જાળવી રાખ્યા છે। એ બદલ કવિ આભાર लागणी व्यक्त करे छे, आभारनी लागणी। आप देख सकते हो किस प्रकार यहाँ भी छत पर पक्षी ने अपना घोंसला बनाया है। ये भी यहाँ तिनके जमा करके अपना घोंसला बनाया है कबूतर ने। तो यही बात यहाँ काव्य में रखी गई है। काव्य का वांचन करेंगे। अमे तो आकाशो भणी पीठ करी थी भीत चणी, अरे सारू छे के हजी पण अमारा घर मही घणे उडे उड़ती आवी भीतरे गूंथे छे माळाओ, कबूतर, कपोतो, चकलीओ लई आवे छे थोड़ू गगन घरमा ए मीश वड़ी। अमे सौना ऋणी नभती घरमा जेथी नभता, हजी सारू छे के शीर पर रसोड़े तणकला, झीणी चींची टहुका मलमली पीछाओ खरी रहे। हजी आवे छे वननी लीली कहेवा परी कथा, हवामां आगेनुं परण मनमा छेक करतुं। हजी तो सारू छे भीत तरड़मां माथुं उचकी विना पूछ्या गाच्या तृण यानी घास निकलतुं फुक्क करीने। अचानक से घास निकलता है दीवाल की जो तराड़े है, दरारें है उसमें से। भलू के मिट्टी में हजी वन तना आदिम मूड़ो, हजी वाड़ा छोड़े नहीं उगड़ता प्लास्टिक फूलों। क्या कहते हैं, अमे तो आकाशो भणी पीठ करी थी। ये सोनेट काव्य में कवि कहते हैं कि हमने तो आकाश की तरफ, यानी कहना चाहते हैं कि हमने तो प्रकृति की तरफ मुंह मोड़ लिया था, पीठ बता दी थी उसे, उसकी तरफ से अपना ध्यान हटा दिया था। लेकिन अभी भी जो उड़ते उड़ते बहुत ही सुंदर जो कबूतर है, चिड़िया है, वो अपना घोंसला बनाने के लिए हमारे उड़ती उड़ती आवे भीतरे यानी अंदर हमारे घर में अभी भी ये चिड़िया कबूतर घोंसला बनाने के लिए आ जाते हैं। और इसी बहाने हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर भी थोड़ा आसमान है और वो प्रकृति का एहसास, वो प्रकृति को हम महसूस कर पाते हैं। इस बात का कवि आभार व्यक्त करते हैं। ये जो कबूतर और चिड़िया है, वो जो घर में ये घोंसला बनाने के लिए जो तिनके लाते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा आकाश अपने साथ ले आए हैं। और इसीलिए अभी भी कहते हैं कि शीर पर रसोड़े तणखला, तणखला यानी तिनके लाकर उनकी जो घोंसले बनाने की प्रक्रिया है, तब वो जो चींची आवाज़ करते हैं, उनके टहुके सुनाई देते हैं, उनके जो मलमली जो पीछा यानी जो उनके पर होते हैं वो थोड़े बहुत गिर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें प्रकृति के साथ जुड़े हुए होने का एहसास दिलाती है। और किसी तरह भी जो ये कबूतर और चिड़िया है वो घर में घोंसले बनाते हुए हमें
थोड़े खुले आसमान का जो एहसास है वो करवाती है। तो इस प्रकार प्रकृति ने हमें नहीं छोड़ा है, हमने चाहे प्रकृति की तरफ मुंह मोड़ दिया है। क्या कहते हैं, हजीए आवे छे वननी લીલી કહેવા પરિકથા, હવામાં આગેનું પરણ મનમાં છેક ખરતું, ભીત તરડમાં માથું ઉચકી વિના પૂછ્યા ગાછ્યા તૂર્ણ નીકળતું ફુક્ક કરીને, ભલું કે મિટ્ટીમાં હજી વન તણા આદિમ મૂળો, હજી વાડા છોડે નથી ઉગડતા प्लास्टिक फूलों। तो कहते हैं कि अभी भी जो वन की लीली परी कथाएँ, मतलब अभी भी जो है हमें ये परी कथाएँ सुनने को मिलती है। अभी भी जैसे कि हमारे मन में एक पर्ण यानी एक पत्ता जैसे कि यादों की शक्ल में हमारे मन में से खर रहा है, यानी कि गिर रहा है। और अभी भी जो हमारे घर के जो पिछवाड़ा होता है, वाड़ा कहते हैं जिसे, तो वहाँ भी जो दीवार होती है उसकी दरारों में अचानक से वहाँ बिना ध्यान रखे, कुछ भी देख रेख किए बिना अचानक ही जो घास है वो फुक करके यानी अचानक से निकल आती है। तो यहाँ उन्हें हमारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है कि हम कोई पौधा लगाएंगे तभी वो फलेगा फूलेगा। प्रकृति इस प्रकार हमारे साथ जुड़ी हुई है कि वो हमसे पूछे बिना ही जैसे कि दीवारों की दरारों में फुक करके उठ जाती है, उग जाती है, बाहर निकल आती है दरारों में से। यहाँ कहते हैं कि अच्छा है कि अभी भी जो हमारे जंगल है, वन है, उन्होंने अपनी पुरानी जो प्रकृति है, जो हमारी पहले से चली आ रही जो मूड है, उनको संभाल कर रखा है। अगर वो भी हमारी तरह जैसे हमने प्रकृति से मुंह मोड़ लिया है, अगर प्रकृति ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया होता तो अभी जो हमारे वाड़े में जो फूल उगते हैं वो प्लास्टिक के उगने लगते हैं। मतलब जिस प्रकार यंत्र युग में, जदीद वक्त में या आधुनिकता की वजह से इंसान जो है वो बिल्कुल बदल गया है, उसे प्रकृति से कोई लगाव नहीं रहा है, उस प्रकार अगर यही रवैया प्रकृति भी अपना लेती, कुदरत भी अपना लेती, तो अभी जो खूबसूरत कुदरती फूल हमें देखने मिलते हैं जिनमें से खुशबू आती है, उसके बदले हमें प्लास्टिक के फूल ही देखने को मिलते। तो इस प्रकार ये काव्य में कवि कहते हैं कि प्रकृति ने हमें जोड़ कर रखा है, चाहे भले ही हमने प्रकृति को छोड़ दिया हो। तो इस प्रकार यहाँ प्रकृति के साथ जुड़े होने का एहसास करते हुए कवि प्रकृति का आभार व्यक्त करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये काव्य समझ में आई होगी। नेक्स्ट पीरियड में दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।